सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पीछे तीसरे चैप्टर की बात पूरी कर ली है, पहली यूनिट चल रही है आपकी। तो अब हम चौथे चैप्टर की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर में हमने परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणपोष के परिवर्धन की बात की थी। आशा करते हैं आपने पूरा वीडियो देखकर उसके नोट्स बना लिए हैं, जिससे आपको जब भी स्कूल ओपन होंगी तो उसको समझने में आसानी होगी। 4 नंबर चैप्टर की हम अभी बात करेंगे। चैप्टर का नाम है आपके पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। देखिए, पादप जनन की विशिष्ट विधियों से क्या मतलब है। यहाँ पे हम लोगों ने पहला चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया। उनके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक जनन, उसकी बात की थी। लेकिन जनन की विशिष्ट विधियाँ, इन जनन के अलावा भी कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके अलावा भी जनन की कुछ अन्य विधियाँ पाई जाती हैं, जिन विधियों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इन विधियों में क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ऐसी विधियों को स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पादप जनन की विशिष्ट विधियां उनको बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे इन बातों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की कि ऐसी विधियाँ जिनमें बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है, ऐसी विधियों को क्या कहा जाता है? पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहा जाता है। इसको अगर हम बात करें तो कुछ लेखक हैं वो इसको क्या मानते हैं? अलैंगिक जनन भी मानते हैं। कुछ लेखक हैं वो इसको क्या मानते हैं? अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो भी मानते हैं। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं इसकी। तो पादप जनन के विशिष्ट विधियों की बात करते हैं तो मुख्य 4 विधियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली है असंग जनन, एपोमिक्सिस। दूसरी है अनिषेक बीजता, एगामोस्पर्मी। तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। चौथी है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हमने 4 नंबर कायिक प्रवर्धन की बात अध्याय नंबर 1 के अंदर पूरी कर ली थी। आप अध्याय नंबर 1 में इसका विवरण पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम इन 3 विधियों के विस्तार से इस चैप्टर में बात जैसे ही कर लेते हैं, चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, शायद 2 या 3 पार्ट्स के अंदर इसको पूरा कर लेंगे हम। असंग जनन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे असंग जनन की, एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ऐसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस या असंग जनन कहलाता है। ये जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये एक वैज्ञानिक था, हैंस विनकलर। कौन था? हैंस विनकलर। इसने 1908 के अंदर दी थी, 1908 में दी थी। कब दी थी ये परिभाषा? 1908 के अंदर दी थी। इसके बाद देखिए एपोमिक्सिस जो होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है बीजाणुद्भिद असंग जनन। पहला कौन सा है? बीजाणुद्भिद असंग जनन। इनके अंदर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो किससे होता है? निषेचन से होता है या फिर किससे होता है? बीजाणुद्भिद असंग जनन की स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो भ्रूण है, इसका जो निर्माण होता है, एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है, वो निषेचन के अलावा बीजांड का या अध्यावरण जैसी द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। भ्रूण का निर्माण जो है वो निषेचन से न होकर बीजांड का या अध्यावरण जैसी द्विगुणित, ठीक है, जैसी कोशिकाओं से होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंग जनन बोलेंगे। इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपस्थानिक भ्रूणता भी इसको बोला जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
इसके बाद में इसका दूसरा जो टाइप्स है एपोमिक्सिस का, वो है युग्मकोद्भिद असंजनन अर्थात गेमेटोफाइट एपोमिक्सिस। युग्मकोद्भिद असंजनन की बात करते हैं तो ऊपर वाले में तो बीजांड का या अध्यावरण से निर्मित हो रहा था भ्रूण। यहाँ पे जो भ्रूण है वो भ्रूणकोष इम्ब्रियो सेक की अगुणित कोशिकाओं से, ठीक है, या अगुणित भ्रूणकोष की जो कोशिकाएं हैं उनसे निर्मित होता है। उसे क्या बोला जाता है? गेमेटोजेनिस। क्योंकि बीजाणुद्भिद है वो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पीडी एकांतरण के अंदर। तो बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा क्या होती है? द्विगुणित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो क्या होती है? अगुणित। तो युग्मकोद्भिद असंजनन का मतलब है किसी अगुणित कोशिका, भ्रूण कोष की अगुणित कोशिकाओं से जब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? गेमेटोफाइट एपोमिक्सिस बोला जाएगा, ठीक है। युग्मकोद्भिद असंजनन है वो फिर से दो प्रकार का होता है। फिर से इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रकार की बात करते हैं तो वो है अनिषेक जनन। बहुत बार परीक्षाओं में भी आया हुआ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? पार्थोजेनेसिस बोला जाता है। अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है। एम्ब्रियो का निर्माण किससे होगा? अनिषेचित अंडकोशिका से होता है। ऐसी अंडकोशिका जिसमें नर युग्मक नहीं मिलेगा, क्योंकि नर युग्मक और अंडकोशिका मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, जिससे युग्मनज बनता है, जाइगोट, आगे प्राथमिक जो है भ्रूणपोष कोशिकाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अनिषेचित अंडकोशिका से ही इस एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा प्रकार है युग्मकोद्भिद असंजनन का अपयुग्मन या एपोगेमी। अपयुग्मन या एपोगेमी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसी जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण है वो भ्रूणकोष की अन्य कोशिकाओं, जैसे कि ऊपर वाली में तो क्या थी? अंडकोशिका थी, लेकिन इस एपोगेमी के अंदर भ्रूणकोष की अन्य कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाएं, जैसे सहायक कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। क्योंकि हमने बात की थी इस प्रकार से भ्रूणकोष होता है, निभाग की और 3 कोशिकाएं, बीजांड द्वार की 3 कोशिकाएं, ये अंड कोशिका होती है। अगर इस अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन। और अगर बाकी इन 1 2 3 4 5 कोशिकाओं से, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये सहायक कोशिकाएं, अगर इनसे बनेगा तो एपोगेमी या अपयुग्मन कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं पुष्पीय जो पादप हैं उनमें हमारे भारतीय मूल के प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो ज्ञाता थे, उन्होंने 1950 में जो असंजनन है एपोमिक्सिस उसको 2 भागों में बांटा था। उसको कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। पुष्पीय पादपों में असंजनन को प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने 1950 के अंदर 2 भागों के अंदर बांटा था, जिनमें फर्स्ट है अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड सेकंड है पुनरावर्ती असंजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। 2 भागों में इन्होंने बांटा था। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं इनके और बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम मुख्य 4 प्रकारों की बात करेंगे। कितने बात करेंगे? मुख्य 4 प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर बात करते हैं अनावर्ती असंजनन अर्थात नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगुणित अनिषेक जनन और एक अगुणित अपयुग्मन। एक तो हमने पीछे पढ़ा था पार्थोजेनेसिस, अभी पार्थोजेनेसिस, और एक पढ़ा था एपोगेमी। दोनों पढ़े थे अभी परिभाषा याद होगी, ठीक है। अनिषेक जनन में तो भ्रूण का निर्माण हो रहा था अनिषेचित अंड कोशिका से, बिना निषेचन वाली अंड कोशिका से।
एपोगमी में अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य अगुणित कोशिकाओं से। बस आपको ये याद रखना है। अब अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन क्या है? देखिए, अनावर्ती असंग जनन किसे कहेंगे? जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मदर सेल, इसके द्वारा आपको पता है गुरु बीजाणु बनता है। इसमें सिंपल सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होने से, अब किसी भी कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित संरचनाएं बनेंगी। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है जो अगुणित होता है। इस भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका में बिना निषेचन से, अगुणित अंड कोशिका में बिना निषेचन से अगर भ्रूण का निर्माण होता है, अगर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अगुणित अनिषेक जनन। ठीक है, ये अनावर्ती असंग जनन की पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो अगुणित भ्रूण कोश बनता है, जिसकी किसी अन्य कोशिका से, किसी अन्य अगुणित कोशिका से, जैसे सहायक कोशिका हो चाहे प्रतिमुखी कोशिका हो, उन कोशिकाओं से जब एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है तो उस घटना को बोलते हैं अगुणित अपयुग्मन। ठीक है, अगुणित अपयुग्मन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनावर्ती असंग जनन में दो कंडीशन आती हैं, पहली अगुणित अनिषेक जनन, दूसरी अगुणित अपयुग्मन। जैसे अगुणित अपयुग्मन की बात करते हैं, जैसे धतूरा है, मक्का है, इनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। तो दोनों बातें मैंने आपको बताई, दोनों बातें आपने देखी कि अनावर्ती नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस अगुणित, इस जो अनावर्ती असंग जनन है, इसके अगर अध्ययन की बात करते हैं, सर्वप्रथम जॉर्जेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने अध्ययन किया था इसका 1928 में, 1928 के अंदर जॉर्जेनसन ने इसका अध्ययन सर्वप्रथम किया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 2 नंबर, पुनरावर्ती असंग जनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसकी बात करते हैं। आगे है रिकरेंट एपोमिक्सिस, पुनरावर्ती असंग जनन की हम बातें करते हैं। पुनरावर्ती असंग जनन की हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो स्त्री युग्मकोद्भिद है, फीमेल गेमेटोफाइट जो है, फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है, स्त्री युग्मकोद्भिद जो है, उसमें जो क्रोमोसोम, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो अपनी मातृ कोशिका की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। अपनी मातृ कोशिका की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती एपोमिक्सिस बोला जाता है। इसको युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। गेमेटोफाइट एपोमिक्सिस, गेमेटोफाइट एपोमिक्सिस, युग्मकोद्भिद असंग जनन भी इसको बोला जाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण स्त्री युग्मकोद्भिद में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तब इसे क्या बोलेंगे? पुनरावर्ती एपोमिक्सिस बोलेंगे। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार की अगर बात करते हैं तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। पहला है जनन अपबीजाणुता। पहला क्या है? जनन अपबीजाणुता।
जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जनरेटिव एपोसपर्मी, जनरेटिव एपोसपर्मी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है जनरेटिव एपोसपर्मी। दूसरा है कायिक अपबीजाणुता, अर्थात वेजिटेटिव बोल सकते हो या सोमेटिक एपोसपर्मी इसको बोल सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं जनन अपबीजाणुता में कि क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण कोष का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोष का जो निर्माण होगा वो जो आर्किस्पोरियम या परपरसूतक कोशिका जो होती है, परपरसूतक कोशिका की द्विगुणित जो कोशिका होती है उससे क्या है, किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और इस जनन अपबीजाणुता की अगर हम बात करते हैं तो भ्रूण कोष का जो निर्माण है वो इस परपरसूतक की द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोष, द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अणुता या सोमेटिक एपोसपर्मी, देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो परसूतक कोशिकाओं से बन रहा था क्या, भ्रूण कोष, और बाद में एम्ब्रियो बन रहा था द्विगुणित। लेकिन कायिक अपबीजाणुता में क्या होगा कि बीजांड का जो बीजांडकाय है या अध्यावरण है उसकी द्विगुणित कोशिकाओं से क्या बनता है, एंडोसेक बनता है, द्विगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है। और इसी द्विगुणित भ्रूण कोष से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कायिक अपबीजाणुता या सोमेटिक एपोसपर्मी बोलेंगे, ठीक है। ये हमने रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात कर ली। तो 4 प्रकार इसमें मैं आपको बता रहा था। पहला हमने क्या किया था, अनरावर्ती असंजनन, ठीक है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर 2 प्रकार किए, जेनरेटिव एपोसपर्मी और सोमेटिक एपोसपर्मी, 2 हो गए, 2 प्रकार। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा जो है वो है अपस्थानिक भ्रूणता। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसको बीजाणुद्भिद असंजननता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद असंजननता भी इसको बोला जाता है। अपस्थानिक भ्रूणता इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसको बोला जाता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसको बोला जाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। इसके अंदर क्या होगा आपको बता देता हूँ कि जो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनसे जो है भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण। देखो सभी सेम से हैं, थोड़ा थोड़ा आपको इनमें ध्यान रखना है। बीजांडकाय या अध्यावरण से, वही नाम है अपस्थानिक भ्रूणता बीजाणुद्भिद के अंदर, तो बीजांडकाय या अध्यावरण से इसका जो है भ्रूण है उसका निर्माण होगा। जैसे अगर हम बात करें तो नींबू है, नींबू के अलावा जो अगेव है, ठीक है, इनके अंदर इस प्रकार की जो क्रिया है वो होती है। 4 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है कायिक असंजनन, अर्थात पुष्प के स्थान पर कायिक असंजनन में वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के अंदर पुष्प के स्थान पर कोई अन्य संरचनाएं बनती हैं पादप के अंदर। पुष्प के स्थान पर क्या बनती हैं, अन्य संरचनाएं बनती हैं। जैसे बुलबिल्स, बुलबिल्स को हिंदी में बोला जाता है पत्तर पर कलिकाएं। क्या बोला जाता है, पत्तर पर कलिकाएं, बुलबिल्स, ठीक है, बुलबिल्स, ठीक। पुष्प के स्थान पर अन्य संरचनाएं जैसे पत्तर पर कलिकाएं या कायिक प्रवर्ध, प्रोपोग्यूल, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, प्रोपोग्यूल का निर्माण जो है वो होता है। और बाद में ये क्या है, वृद्धि करके जो है नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं से जनन जो है आगे की प्रोसेस होती है। जैसे अगर बात करें प्याज, अगेव, इसमें जो ऊपर वाले में नींबू और आम उदाहरण होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर नींबू और आम। अगर कायिक असंजनन या पुष्प के स्थान पर अन्य पत्तरकलिकाएं, बुलबिल्स या फिर कायिक प्रवर्ध के द्वारा जो जनन की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, कायिक असंजनन या वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहलाएगी। जैसे प्याज के अंदर, अगेव के अंदर ये होता है। अब देखिए हम बात करते हैं असंजनन के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। हमारी पहली जो विशिष्ट जनन पादप की विशिष्ट
जो जनन विधि है उसका पूरा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में हमारी 3 बचेंगी, तो हम 2 पार्टों में इस चैप्टर को कर लेंगे। अब देखिए असंग इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, असंग जनन के महत्व, असंग जनन के महत्व देखिए कौन कौन से हैं। पहला जो है पादप, जिस पादप का निर्माण होगा असंग जनन द्वारा, जो न्यू प्लांट बनते हैं, नया पादप जो बनता है वो अपने मातृ पादप के समान होगा, अपनी मदर प्लांट के समान ही होगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि असंग जनन के अंदर ना तो मियोसिस होता है, क्या होता है, ना तो मियोसिस होता है और ना ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और ना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ना तो इसके अंदर क्या है, निषेचन की क्रिया होती है, और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनने वाला जो नया पादप है वो अपनी मातृ पादप के समान ही होता है। 2 नंबर, अगर ये बात होगी 1 नंबर, तो इस हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अच्छा पादप है, उसका हमें उसके जैसा ही बनाना है, तो उसके लिए असंग जनन विधि जो है वो उपयुक्त होती है। क्लोन की परिभाषा क्या होगी, डिट्टो, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है ना। मतलब ऐसे पादप जैसे डोली भेड़, आपने नाम सुना होगा जूलॉजी के अंदर, वो जो बनाई गई थी जिस भेड़ से, अर्थात डोली भेड़ जो है उसकी जो मदर जो थी वो सेम टू सेम उसके लक्षणों वाली थी और वैसी की वैसी दिखती थी। वैसे ही क्लोन बोला जाता है, अपने मातृ पादप के समान पादप जो हो उसे क्लोन बोला जाता है, वैसे ही लक्षण हो, तो इससे क्लोन भी हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा, आपको पता है कि बीज जो है वो अलैंगिक जनन से बनते हैं। बीज किससे बनते हैं, अलैंगिक जनन से, किसमें, असंग जनन में, बाकी में नहीं बनते हैं। तो हम मातृ पादप के समान क्लोनीय संततियां, क्लोनीय जो ऑफस्प्रिंग हैं वो हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं, यही बात है। चौथी बात करते हैं, फसली पादपों में जो लाभदायक लक्षण होते हैं उनका हम अधिक समय तक संरक्षण करके रख सकते हैं। असंग जनन के द्वारा जो फसली पादप हैं उनमें जो लाभदायक लक्षण हैं उनको हम अधिक समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट, तो इससे संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इस जनन के द्वारा जो संकर लक्षण होते हैं उनकी हानि नहीं होती है, वो नष्ट नहीं होते हैं, अतः संकर जो बीज हैं उनका हम उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने ये पहली असंग जनन विधि पढ़ी, इसके बाद 3 और हैं, 3 की हम बात करेंगे।